हेलो बच्चों। तो आज का टॉपिक है समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध। ये हमारा पेपर 1 जो जनरल सोशियोलॉजी का है, सामान्य समाजशास्त्र का है, उसमें यूनिट 1 का पार्ट तीसरा है। पहले दो पार्ट बेसिकली कवर करते हैं। पहला पार्ट जो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है बट आपके क्वेश्चंस में कई बार पूछा जाता है, वो है समाजशास्त्र की पृष्ठभूमि। और दूसरा पार्ट जिसमें समाजशास्त्र के बारे में उसका अर्थ, उसकी परिभाषाएं, उसकी प्रकृति तथा उसकी विषय वस्तु और उसमें कितने स्कूल्स हैं, इन सब के बारे में बताया जाता है। तो जो पार्ट थर्ड है वो आज हम कवर करने वाले हैं। उसका एक टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। पार्ट थर्ड में बेसिकली आपका समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों और अन्य सामाजिक विज्ञानों में आपका आता है अर्थशास्त्र, देन आपका आता है सामाजिक मानव शास्त्र और एक आता है आपका राजनीति शास्त्र। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट टॉपिक इज समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र। ठीक है। तो पहला इसमें पॉइंट दिया हुआ है कि समाजशास्त्र व अर्थशास्त्र का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो उन दोनों के बीच के संबंध के बारे में है। इन संबंधों के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि जिस सामाजिक विज्ञान के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं समाजशास्त्र के संबंध के क्षेत्र में, वो समाजशास्त्र है, वो सामाजिक विज्ञान है कौन सा या उसको कहते क्या है। तो वो सामाजिक विज्ञान है अर्थशास्त्र। और इसके बारे में बताया गया है कि ये भी एक सामाजिक विज्ञान है, ये सोशल साइंस के अंदर आता है क्योंकि इसमें मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि समाज के बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, उन संस्थाओं में से एक आर्थिक संस्था होती है जो समाज के अलग-अलग समूहों द्वारा उपयोग में ली जाती हैं। तो मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन हम अर्थशास्त्र वाले विषय में करते हैं। अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक क्रियाओं में मेनली हम उत्पादन, वितरण व उपभोग, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे फेयरचाइल्ड की डेफिनेशन है, मार्शल की डेफिनेशन है, रॉबिन्स की डेफिनेशन है। आप कोई भी डेफिनेशन जो आपको सही लग रही है इनमें से आप कर सकते हैं। मैं एक बार फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे फेयरचाइल्ड बोलते हैं कि अर्थशास्त्र मनुष्य की उन क्रियाओं का अध्ययन है जो मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए भौतिक साधनों की प्राप्ति हेतु की जाती है। भौतिक साधनों से यहाँ हम मटेरियल कल्चर की बात कर रहे हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि से हमारा मतलब यूटिलिटी से है और मनुष्य की उन क्रियाओं का अध्ययन है। तो स्पेसिफिकली वो सारी क्रियाएं जो हम अपनी नीड्स फुलफिल करने के लिए करते हैं, और ये कौन सी नीड्स होती हैं, जो हमारी मटीरियलिस्टिक नीड्स होती हैं। ठीक है। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के धनोपार्जन के दृष्टिकोण से मनुष्य जाति का अध्ययन है। तो मार्शल बोल रहे हैं कि कैसे हम मनी माइंडेड या मनी पर्सपेक्टिव से अपनी एक्टिविटीज करते हैं। उस एक्टिविटी को अगर ध्यान में रखते हुए अगर हम ह्यूमंस का अध्ययन करें या मानव जाति का अध्ययन करें तो वो अर्थशास्त्र में आता है। रॉबिन्स की डेफिनेशन बोलती है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानवीय आचरणों का साधन व साधनों के लिए विभिन्न प्रयोगों के पारस्परिक संबंधों की दृष्टि से अध्ययन करता है। तो क्या साध्य और क्या साधन, बेसिकली क्या एम है कि आपको कपड़ा या रोटी या मकान बनाना है, और उसके लिए साधन क्या होता है कि आप अलग अलग तरह की चीजों को खरीदते हैं। खरीदते कैसे हैं? जब आपके पास पैसे होते हैं। पैसे कहाँ से आते हैं? जब आप कोई भी काम करते हैं। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं किसके अंदर आती हैं? अर्थशास्त्र के अंदर आती हैं। तो इन परिभाषाओं का क्रक्स नीचे दिया हुआ है, इसको एक बार रीड कर लेते हैं। अर्थशास्त्र वस्तुओं जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेवाओं, आप सेवाओं के लिए भी कई बार पैसे देते हैं। जैसे कोई भी सेवा, जैसे आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं या आपका काम कोई भी कर रहा है, जैसे रेलवे सर्विसेज हो गई, टेलीकॉम सर्विसेज हो गई, है ना, टेलीफोन के लिए जो आप बिल पे करते हैं, वो सारी सेवाओं के अंदर आती है। तो उनका उत्पादन वितरण का अध्ययन करता है, कैसे ये उत्पादित होती है, कैसे उनका वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसका मुख्य विषय आर्थिक क्रियाएं हैं, एक्सक्लूसिवली इकोनॉमिक क्रियाएं हैं। शास्त्रीय आर्थिक दृष्टिकोण पूर्ण रूप से
आर्थिक चरों के अंतर संबंधों। अब जितने भी इकोनॉमिक यूनिट्स है अलग अलग, उनके बीच में क्या अंतर संबंध होता है, उनके बारे में इस विषय में हम पढ़ते हैं। जैसे कीमत क्या है, प्राइस क्या है किसी भी चीज का, उसकी डिमांड कितनी हो रही है और उसकी सप्लाई कैसे हो रही है, तो इस चीज के बारे में हम अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। इसमें मुख्य इस बात पर विचार किया जाता है कि उत्पादन के साधनों का अर्जन किस प्रकार से किया जा सकता है, उससे संबंधित, लेट मी जस्ट यूज अ हाइलाइटर, तो उससे संबंधित विषय नियम क्या क्या है। परंतु उत्पादन के साधनों के संबंध मनुष्य से होता है, का संबंध मनुष्य से होता है, यहाँ पे कुछ मिस प्रिंटिंग हो गई है, और मनुष्य सामाजिक क्रिया का सदस्य है। अब ये बात हमारे मन में जानना जरूरी है कि जितना भी ये क्रियाएं मनुष्य के द्वारा की जा रही हैं, ये समाज में ही की जा रही हैं, और इसीलिए समाजशास्त्र, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, एक अम्ब्रेला डिसिप्लिन है। एक ऐसा डिसिप्लिन है जहाँ पे आप ये देखते हैं कि उसके अंदर कितनी सारी संस्थाएं, तो उसमें से इकोनॉमी एक संस्था आती है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैकाइवर एंड पेज ने, मैकाइवर, पेज, कार्ल मार्क्स, थॉमस एंड सिल्वरमैन, ये थोड़ा सा समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में रखकर बातों को बोलेंगे। तो मैकाइवर पेज बहुत फेमस है, इनकी एक स्टेटमेंट है कि सोसाइटी इज द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। देन आर्थिक, ये मैकाइवर एंड पेज ने लिखा है, दीज आर नॉट डेफिनेशन, ये डेफिनेशंस नहीं है, लेकिन उन्होंने उनके बारे में बताया है, जैसे उन्होंने समाजशास्त्र के बारे में बताया है। ऐसे ही मैकाइवर एंड पेज ने बताया है कि आर्थिक घटनाएं सदैव सामाजिक आवश्यकताओं की क्रियाओं से प्रभावित होती हैं और स्वयं भी उन्हें सदा प्रभावित करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भी सामाजिक क्रिया है, जैसे विवाह की एक सामाजिक प्रक्रिया है, विवाह हो रहा है, तो वो आर्थिक घटनाओं को प्रभावित जरूर करेंगी। ऐसे ही रिलीजन यानी धर्म से रिलेटेड कोई भी प्रक्रिया है, तो वो सामाजिक प्रक्रियाओं, आर्थिक आवश्यकताओं को जरूर प्रभावित करेंगी। जैसे अब विवाह की प्रक्रिया है, जैसे विवाह का सीजन अभी स्टार्ट होने वाला है, या अभी नवरात्रे स्टार्ट होने वाले हैं। मुझे नहीं पता आप किस समय ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन अभी अक्टूबर का 2023 का महीना चल रहा है। तो इस समय नवरात्र लगभग मंडे से, यानी 15 से या 16 से स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसमें नवरात्रों के दौरान में उस धार्मिक संस्था के कुछ मांगों की पूर्ति के लिए लोग डिमांड बढ़ा देंगे। किस चीज की? लोग अलग अलग चीजें खरीदेंगे जो भी मंदिर में चढ़ाई जाती हैं, पूजा के लिए यूज की जाती हैं। तो यहाँ पे क्योंकि सामाजिक प्रक्रिया हो रही है, अब पूजा करने जा रहे हैं सभी लोग मिलके, वहां पे वो आर्थिक घटनाओं को प्रभावित कर रही है और उनसे प्रभावित भी हो रही है ना। जैसी जैसी जो भी सप्लाई की जाएगी दुकानदारों के द्वारा, आप उस तरह के आइटम्स खरीदना चाहते हो, आपको लगता है कि हम महंगा से महंगा चुनरी माता के लिए खरीदें या जो भी चीजें हैं, तो यहाँ आर्थिक प्रक्रिया भी हो रही है और एक सामाजिक प्रक्रिया भी हो रही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कार्ल मार्क्स का। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए आर्थिक कारणों को ही प्रमुख माना है। बीए थर्ड ईयर में हम इन कार्ल मार्क्स को कंप्लीटली पढ़ेंगे, इन थिंकर को कंप्लीटली पढ़ेंगे, बट इनका हमेशा से ये मानना था कि देखो, पैसा ही है जो कुछ भी है, आर्थिक कारण ही है जो सब कुछ है। अगर आपकी स्थिति परिस्थिति समाज में जैसी भी है, उसके लिए जिम्मेदार केवल और केवल आर्थिक कारण ही होते हैं, केवल और केवल मनी ही होती है। तो जिसके पास पैसा है वो समाज में हमेशा पावरफुल पोजीशन में होता है, और जिसके पास नहीं होता है वो लोअर पोजीशन में होता है। ये पावरफुल लोगों के लिए काम करने वाले लोग होते हैं। तो उन्होंने हैव्स एंड हैव नॉट्स की बात करी है, जो कि आप थर्ड ईयर में पढ़ेंगे। तो अभी खैर इतना जान लीजिए कि जो कार्ल मार्क्स थे, उन्होंने आर्थिक कारणों को ही बहुत मेन माना है अपने अध्ययन में। देन थॉमस बोलते हैं कि वास्तव में अर्थशास्त्र समाजशास्त्र के विस्तृत विज्ञान की एक शाखा है। अगेन, शाखा है समाजशास्त्र की, समाजशास्त्र के अंदर की एक संस्था है। ये सारी चीजें ये बता रही है कि समाजशास्त्र एक बड़ा डिसिप्लिन है, लेकिन अर्थशास्त्र से उसका संबंध कैसे है? क्योंकि मनुष्यों द्वारा आर्थिक प्रक्रियाएं जब की जाती हैं, तो वो समाज के कॉन्टेक्स्ट में रख के की जाती हैं। सिल्वरमैन ने लिखा है कि साधारण कार्यों के लिए अर्थशास्त्र को पितृ विज्ञान समाजशास्त्र, जो सामाजिक संबंधों के सामान्य सिद्धांत का अध्ययन करता है, की एक शाखा माना जा सकता है। पितृ विज्ञान मतलब फादर डिसिप्लिन, मतलब ये इनका पापा बोला है इन्होंने अर्थशास्त्र को, समाजशास्त्र को अर्थशास्त्र का। ठीक है, और अर्थशास्त्र को समाजशास्त्र की एक शाखा माना है। ठीक है, और सामाजिक संबंधों के सिद्धांत का अध्ययन करता है। आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट वेरी क्लियर। नाउ कमिंग टू more in depth
पॉइंट्स रिगार्डिंग दीज हम और भी डिटेल में पढ़ते हैं। अ, जैसे समाजशास्त्र के माध्यम से सामाजिक संबंधों को जानने का प्रयास किया जाता है। अर्थशास्त्र द्वारा हम समाज व व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियों का संबंध का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पे इसको थोड़ा-सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बताया है कि अर्थशास्त्र आर्थिक संबंधों का अध्ययन करता है और समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। परंतु आर्थिक संबंध सामाजिक संबंधों पर आश्रित होते हैं। वही पित्र जो हमारा स्टेटमेंट इन्होंने दिया था कि ये एक फादर डिसिप्लिन है, इसीलिए वो आश्रित भी है। बच्चे जैसे पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। वास्तव में आर्थिक संबंध सामाजिक संबंधों के गुच्छे की एक कड़ी मात्र है। जैसा कि मैंने बताया था कि ये एक अम्ब्रेला है और उस अम्ब्रेला में अलग-अलग यू नो पॉइंट्स है। ये पॉइंट्स आप अर्थशास्त्र मान लोगे, लेकिन ये जो अम्ब्रेला है, ये क्या रहेगा? समाजशास्त्र रहेगा, है ना? सोशियोलॉजी। ओके, बहुत खराब हैंडराइटिंग है, बट एनीवेज मैं इसको थोड़ा-सा हटा देती हूँ। वेट अ मिनट। अच्छा, तो अर्थशास्त्र व समाजशास्त्र एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे के निकट भी होते हैं। बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ पे ही आ जाते हैं डायरेक्ट। समाज समाज के रीति रिवाज, परंपराएं, रूढ़ियां, कानून आदि परिस्थितियों द्वारा प्रभावित होते हैं। ओके, ये आई थिंक कंटिन्यूएशन में था, मैंने इसको अलग अलग करने की कोशिश की है। तो अर्थशास्त्र व समाजशास्त्र एक दूसरे के अत्यधिक निकट हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। परिस्थिति और दशा के अनुरूप ये एक दूसरे के पास भी हो जाएंगे। कुछ संबंध जैसे अगर लेट्स जस्ट से आपकी कंट्री में चुनाव का साल है, तो राजनीतिक संबंध और समाजशास्त्र एक दूसरे के निकट हो जाएंगे। अब आप बोले कि इकोनॉमी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साल है, तो वो अत्यधिक निकट हो जाएंगे। तो ऐसे ही हर एक जो भी सामाजिक विज्ञान का एक विषय है, समाजशास्त्र के आस या पास होता रहता है, आते सभी के सभी सामाजिक विज्ञानों के उसमें है। कुछ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे सामाजिक जीवन भी प्रभावित होता है, आर्थिक परिवर्तन व सामाजिक परिवर्तन के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। आर्थिक परिवर्तन जब होता है तो सामाजिक परिवर्तन होता ही होता है। जैसे आर्थिक परिवर्तन हुआ कि लोगों ने अभी जो दूध है वो पैकेट में खरीदना स्टार्ट कर दिया है। तो ये जो आर्थिक परिवर्तन था, पहले जब रूरल सोसाइटी में हम रहते थे तो दूध हम लोग ग्वालों से लेते थे। अब क्या हुआ, उसको बहुत कमर्शलाइज्ड कर दिया, है ना? तो वो पैकेट में आने लग गया। पैकेज में आने लग गया तो जो सामाजिक परिवर्तन है वो भी होने लग गया। जो आपका संबंध था, सामाजिक संबंध था एक दूध वाले के साथ, वो उन संबंधों को खत्म होने लगे हैं। अब वो बहुत मैकेनिकल प्रोसेस है, आप दुकान पे जाते हैं, आप दूध खरीदते हैं। लेकिन जो पहले संबंध होते थे एक दूध वाले के साथ, वो बहुत डिफरेंट होते थे। आप उनके यहाँ जा रहे हैं, वो आपके यहाँ आ रहे हैं, और यहाँ पे हम जातिगत मतभेदों को भी अलग कर पा रहे हैं। तो वो चीजें अब नहीं रही हैं। आई थिंक जाति तो अब बहुत ही कम रह गई है, जब ऐसी कुछ भी चीजें आती हैं जहाँ पे आर्थिक संबंधों की बात की जाती है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक परिवर्तन के आधार पर सामाजिक परिवर्तनों के स्वरूप की व्याख्या की है। ये काफी डिटेल्ड है, हाँ, बट ऐसा हो सकता है, जैसे कार्ल मार्क्स का एग्जाम्पल मैंने दिया था। आर्थिक परिवर्तन हो रहा है तो सामाजिक परिवर्तन होएगा। समाज के रीति रिवाज, परंपराएं, रूढ़ियां, कानून आदि परिस्थितियां आर्थिक द्वारा प्रभावित होती हैं। अर्थशास्त्र की विभिन्न प्रक्रियाएं जैसे उत्पादन, वितरण, उपभोग आदि समाज में ही क्रियान्वित होते हैं और सामाजिक जीवन को प्रभावित करती है। औद्योगिक विकास ने पूंजीवाद को जन्म दिया और पूंजीवाद ने संघर्ष को। संघर्ष का सिद्धांत आपके कार्ल मार्क्स जी ने दिया है। तो औद्योगिक विकास ने पूंजीवाद को जन्म दिया, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, मशीनें सेटअप होने लगी, जो उत्पादन था वो बहुत बड़े लार्ज स्केल पे होने लगा, क्योंकि पहले जब हाथ से आप कुछ भी चीज बनाएंगे तो वो कम बेसिकली कम क्वांटिटी में बनेगा, कम मात्रा में बनेगा, लेकिन मशीन से बनाएंगे तो वही 100 बन जाएंगे जहां पे आप 2 बना पा रहे हैं। तो उसने क्या किया, पूंजीवाद को जन्म दिया। पूंजीवाद मतलब उस चीज की, उन लोगों की पूजा जहां पे पूंजी है, जिनके पास पैसा है। मतलब लेमैन अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रही हूँ, पूंजीवाद का वैसे कंप्लीटली डिफरेंट मतलब होता है। कंप्लीटली डिफरेंट मतलब नहीं होता है, टू एन इसी कॉन्टेक्स्ट में मतलब होता है।
एंड पूंजीवाद ने संघर्ष को, पूंजीवाद ने संघर्ष को क्यों दिया? क्योंकि जिसके पास पूंजी थी उसके पास संसाधनों के ऊपर अधिकार था। अब संसाधनों के ऊपर अगर लोगों का अधिकार है तो वो संसाधनों से लाभ प्राप्ति की कोशिश करेंगे, और उन संसाधनों से लाभ प्राप्ति के दौरान वो लोगों को लगाएंगे जिनके पास पूंजी नहीं है, उन संसाधनों पे काम करने के लिए, उन संसाधनों को फाइनल गुड्स यानी लास्ट की वस्तु बनाने के लिए। अब जब जिन लोगों को लगाया जाता है उनको हम बोलते हैं लेबर क्लास, जो लोग लगाते हैं हम उनको बोलते हैं कैपिटलिस्ट क्लास यानी पूंजीवादी वर्ग। पूंजीवादी वर्ग हमेशा अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता है, अपने लाभ के बारे में सोचता है। तो इससे क्या हुआ, जब लेबर क्लास है, जो भी श्रमिक क्लास है, मजदूर क्लास है, वो परेशान होगी। परेशान होगी तो वो आंदोलन करेगी, आंदोलन आगे चल के संघर्ष